नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान राफ़िया अवान और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अजीज़ होस्ट सैयद फ़ारूक हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राफ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5वां रोज़ा बिल्कुल। और कैसा रोज़ा गुजर रहा है आपका? आज का रोज़ा अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है। आज थोड़ा सा जो है ना जरा मौसम गर्मी थोड़ा की सा शिद्दत गर्म थोड़ी सी है। बड़ी है तो उसकी वजह से प्यास मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा है, धूप भी लेकिन थोड़ी ज़्यादा थी चुभने वाली। हाँ, अब लाहौर, कराची, पूरे मुल्क, कोयटा, पेशावर में भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मौसम तब्दील हो रहा है और अनसर्टन मौसम है। जैसा मेरा एक दोस्त हमेशा कहता है कि आजकल वो मौसम है कि पता नहीं चल रहा कि सर्दी है कि आपने गर्मी कंबल लेना है या फिर रख देना है। नहीं लेना। बिल्कुल। बहरहाल जी, इस मौसम में आपको फ़िज़िकली भी अपनी एहतियात करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो आप बहुत वल्नरेबल होते हैं कि आपको वायरल अटैक हो जाए और फिर उसके बाद बुखार, ज़ुकाम, गला ख़राब, मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात जो हैं ज़ाहिर हो जाती हैं। उससे आपका रोज़ा जो है वो ज़्यादा सख्त हो जाता है और कई मरतबा तो आपको रोज़ा छोड़ना भी पड़ता है, फिर बाद में आपको मेकअप करना पड़ता है। हमारी आज के दिन का जो मेन टॉपिक है वो इल्म और आगाही। बिल्कुल, इल्म व आगही। इल्म और आगाही। इल्म की हम अक्सर जब से हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई हम बात कर रहे हैं, हमने ये भी कहा कि इस पे एम्फसाइज़ किया कि हमारे मज़हब में भी है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो वहाँ भी जाओ, इल्म ज़रूर हासिल करो, क्योंकि इसी से माशरे बदलते हैं। आगाही, जब इल्म को आप ट्रांसलेट करते हैं, उसका मफ़हूम कंस्ट्रक्टिव अंदाज में इस्तेमाल करते हैं तो वो आगाही होती है, बन जाती। तो खाली इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं है, उसका इस्तेमाल इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए और हर लिहाज से माशरे को बेहतर बनाने के लिए वो आगाही के ज़िम्रे में आता है। कई मरतबा हम कोई बात सुनते हैं और बग़ैर तहकीक के, बग़ैर जाने के वो सही है कि गलत है, हम आगे उसे फैला देते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो बहुत आसान हो गया क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन का दौर है आज तो। बिल्कुल, तो ये भी गलत है। आपके पास इल्म है तो आपके पास आगाही भी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस इल्म को डिसाइफर करने की। बिल्कुल, सिर्फ मालूमात इकट्ठा करना ही इल्म नहीं है कि आपने मालूमात का मंबा इकट्ठा कर लिया है और आप ख़ुद को साहिब इल्म समझें। अगर आप साहिब इल्म हैं तो उस इल्म के ज़रिए आपको जांच पड़ताल, नोक पलक सवार कर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे कि कई बार कुरान पाक के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि हमने आपको तस्खीर कायनात के लिए भेजा, यानी कि जानने के लिए, खोज लगाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए भेजा। जैसा कि फ़ारूक ने कहा कि सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि आपकी तरबियत, तहज़ीब व तमद्दुन और ज़िंदगी गुजारने का जो शौर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और आज हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं, जो हमारे मेन गेस्ट होंगे, उनका ताल्लुक भी इल्म के शोबे से, तालीम के शोबे से है और हम उनसे बात करेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन को वो हेड कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन बाकी हमारी ट्रांसलेशन में आपको एक डिश बताएंगे बड़े मज़े की। ऑब्वियसली हमारा पापा सैलिस का किचन सेगमेंट है, उसमें भी आपको लेके जाएंगे। लेकिन हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल, हम अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हमेशा तिलावत कलाम पाक से करते हैं और आज ये सादत हासिल करेंगी कारिया शहनाज अख्तर नूर। और कारिया शहनाज जो हैं ये हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की जो सुबह की नशरियात होती हैं, सुबह जब शुरू होती हैं नशरियात, तो वो जो आप तिलावत सुनते हैं वो भी ये सादत हासिल करती हैं। तो आज हमारे लिए हमें खुशी है, हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, कारिया शहनाज अख्तर नूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान هدى للناس وبينات
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। और अब नाते रसूल मकबूल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी इसरार हुसैन। नबियां दा सरदार हुसैन दा नाना है नबियां दा सरदार हुसैन दा नाना है उम्मत दा गमखार हुसैन दा नाना है उम्मत दा गमखार हुसैन दा नाना है सदके जी दे रब सोने कायनात बनाइए सदके जी दे रब सोने कायनात बनाइए जगदा हार सिंगार हुसैन दा नाना है उम्मत दा गमखार हुसैन दा नाना है उम्मत दा गमखार हुसैन दा नाना है कबर हशर दा जामिन हुसैन दा नाना है कबर हशर दा जामिन हुसैन दा नाना है मालिक ते मुख्तार हुसैन दा नाना है मालिक ते मुख्तार हुसैन दा नाना है उम्मत दा गमखार हुसैन दा नाना है मंगते सही खैरात हुसैन दा सदका तो मंगते सही खैरात हुसैन दा सदका तो नस्लां देंदा टाल हुसैन दा नाना है नस्लां देंदा टाल हुसैन दा नाना है उम्मत दा गमखार हुसैन दा नाना है कमी तो पाक बतूल दे बच्चियां दा कमी तो पाक बतूल दे बच्चियां दा कमी तो पाक बतूल दे बच्चियां दा करदा ओनो प्यार हुसैन दा नाना है करदा ओनो प्यार हुसैन दा नाना है उम्मत दा गमखार हुसैन दा नाना है नबियां दा सरदार हुसैन दा नाना है उम्मत दा गमखार हुसैन दा नाना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ख़ातिन आज़ाद, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशाद बारी ताला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कुफ्फार के लिए सख्त हैं और आपस में रहम करने वाले। जी जनाब, रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क से आप ये लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया अवान और हमारे मेहमान शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो बिल्कुल। आप तारुफ कराएंगे? बिल्कुल तारुफ कराएंगे। आज हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं वो बहुत ही जाने पहचाने, आपके हर दिल अजीज़, हर वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी जाता है और जिनकी डिग्री पर जो स्टैम्प्स लगी होती हैं, बड़े तजस्सुस होता है कि जी ये HEC हायर एजुकेशन कमीशन जब टेस्ट करवानी पड़ती है, टेस्ट करवाने का जब मामला आता है, खुसूसी तौर पर जब आपको डिग्री चाहिए होती है, मुल्क से बाहर जाना होता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर मुख्तार अहमद। आप चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अगस्त 2022 में आपने चेयरमैनशिप संभाली, इससे पहले भी आप चेयरमैन रह चुके हैं 2014 से 2018 में। आपको बताएं कि 2013 और 14 के बीच में डॉक्टर साहब जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC रह चुके हैं और 2005 से 2011 में वो मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड प्लानिंग के तौर पर उन्होंने HEC को ज्वाइन किया था। न सिर्फ ये बल्कि रबात मराकश में भी डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। उन्होंने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, MBA और PhD किया है कैलिफोर्निया रिवर साइड से। 3 दहाइयाँ यूनाइटेड स्टेट से 3 दहाइयों का 30 साल का वसी तजुर्बा रखते हैं। बात करते हैं जब भी आपसे मिलते हैं तो एक्सेस की, क्वालिटी की और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान ने नवाजा है जी, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हम स्पेशली अपने तमाम गेस्ट के शुक्रगुजार होते हैं क्योंकि रमज़ान में और स्पेशली इफ्तार से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले आके यहाँ पे ज्वाइन करना लाइव एक मुश्किल काम होता है। हमें तो आपके साथ रमज़ान गुजारना है, लेकिन मेहमानों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती लेकिन फिर भी वो वक्त निकालते हैं, इसके हम ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ जो आज डॉक्टर सेगमेंट में जो डॉक्टर मौजूद हैं वो भी एक वर्ल्ड रिनाउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट और डॉक्टर शाज़ली मंजूर इनका नाम है, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं। और डॉक्टर शाज़ली वैसे तो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले अच्छे इंसान हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाई जब कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हुआ
तो मुझे याद है मेरा इनसे तारुफ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। उस ज़माने में ये हो गया इस्लामाबाद में कि जब भी किसी का केस ख़राब होता था कोरोना का तो कहते थे आप डॉक्टर शाज़ली के पास ले जाएं, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत सी जानें बचाईं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी नवाजिश, लेकिन डॉक्टर साहब का भी इसमें बड़ा कमाल है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू और आज हम बात करेंगे रमज़ान, उसके इफ़ेक्ट्स इंसान की सेहत पे, और स्पेशली चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो कितना इंसान वल्नरेबल हो जाता है रमज़ान में अपनी डाइट चेंज और मौसम चेंज के हवाले से। इससे पहले कि मेहमानों से बात करें, राफ़िया किचन का भी एक चक्कर लगा लें। बिल्कुल, डिश देखें आज कौन सी बन रही है। किचन का भी एक चक्कर लगाते हैं। हमारे साथ पापा सैलिस के किचन में मौजूद हैं हमारी होस्ट अरीज फातिमा, उनके साथ मौजूद हैं शेफ़ नौमान। तो अरीज से हम बात करेंगे, अरीज के किचन में आज क्या पक रहा है? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप सबको, और जो नाजरीन इस वक्त हमें घरों पर देख रहे हैं आप सबको आज 5वां रोज़ा है, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अच्छा, जैसे जैसे रमज़ान आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अफ्तार का जो दस्तरखान है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हो। स्पेशली जब बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनका सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि आज हमारे लिए अफ्तार में क्या बना है। तो जो हमारे किचन में शेफ़ नौमान तैयार कर रहे हैं, बच्चों के पसंदीदा बीफ एंड मशरूम बर्गर्स तैयार हो रहे हैं। इसकी जो हम बेस तैयार करेंगे वो एक तो तैयार होगी मस्टर्ड सॉस के साथ, और दूसरा उसके अंदर हम मेयोनीज़ को भी शामिल करेंगे। टोमेटोज़ हैं, आइसबर्ग का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे, मशरूम्स का इस्तेमाल करेंगे, कैरामलाइज्ड अनियन इसके अंदर शामिल होंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर मशरूम सॉस भी जाएगी जो कि तैयार कर लाए हैं शेफ़ नौमान बीफ स्टॉक के अंदर। तो अब ये किस तरह से बनेगी, इसको किस तरह से हम सर्व करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती चली जाऊँ। बहुत शुक्रिया अरीज, थैंक यू। और आपके लिए ना एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ, कल से ना आपने जितने वर्ड्स बोले हैं उनका उर्दू तर्जुमा भी आपने बताना है साथ। ये बीफ स्टॉक और वो अनियंस और ये सारा अच्छा, है। ये कैरामलाइज्ड अनियन जो है उसका मतलब ये है कि हमने जो प्याज हैं उनको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। वो किस तरह से ब्राउन करना है आपको पता है कि हम किचन के सेगमेंट में रोजाना एक ट्रिक जो है वो बता देते होते हैं, तो वो मैं एंड पे अपने नाज़रीन को जरूर बताऊंगी। और जो आपने पूछा स्टॉक का, तो वो बीफ की यखनी के अंदर मशरूम तैयार। नहीं, मैंने तो नहीं सीरियस नहीं होगा, ठीक है जी। बच्चों के हाँ, लिए तो हमारे कोई चांस नहीं है डिश बच्चों के लिए। इस बर्गर में डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब का कैटेगरी में काउंट कर लेता हूँ, मैं बच्चों के साथ भी मिल जाता हूँ। मतलब इस तरह की हमारे हर एक के अंदर एक बच्चा तो होता ही बच्चा है और जिंदा रहना चाहिए। बर्गर को देख के वैसे ही बच्चा जो है वो जाग जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा फॉर्मल सवाल करें, फिर हम ज़रा लाइट सवालात पे आएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि अब आपको माशाल्लाह HEC में काफ़ी अर्सा हो गया और आपने मुख्तलिफ अदवार में आपने सर्व किया, बहुत से आपने इनिशिएटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए, बट मैं चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में जो चेंजेस आए हायर एजुकेशन कमीशन में, जो डिजिटलाइज हुआ, जो एक्सेस स्टूडेंट्स को आसानी उसमें आपने पैदा की, उसके अलावा और कोई मेजर इनिशिएटिव्स आपने इंट्रोड्यूस किए, पहले मैं चाहूँगा ज़रा उन पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका, फारूक भाई आपका भी और PTV का भी। ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो 2001-2 में जब HEC बना उस वक़्त से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग आते गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक, डायरेक्शन के मुताबिक, रिसोर्स के मुताबिक चीज़ें बनती गई, बेहतरी भी आती गई। कुछ अच्छे काम बहुत से अच्छे हुए भी, उससे अच्छे भी हो सकते थे, कुछ नहीं भी हुए। इस पार्ट एंड पार्सल का अभी जो मेरा दूसरा साल चल रहा है, और इसमें जब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है दोबारा अपने मुल्क की अपने एजुकेशन सेक्टर की खिदमत करने का, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल चैलेंज भी थे और क्राइसिस भी आपको पता है बहुत सारे हो रहे थे। लेकिन इसमें दोबारा जो एक अल्लाह ने मदद की कि सब ने मिल के, यूनिवर्सिटियाँ हमारी और एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे गवर्नमेंट की तरफ से, फिर दोबारा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया सिस्टम अप्रोच के तहत। और जो आप कह रहे हैं कि क्या चीज़ें आई, एक तो कुछ पॉलिसीज़ थी जो डिस्प्यूट में थी, उन पॉलिसीज़ को दोबारा स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके स्टैंडर्डाइज करके पॉलिसी को अप्रूव करवा के और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन होकर दुनिया के साथ साथ चलें। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जो मेजर काम इस दौरान थोड़े से अरसे में हुआ, जो अल्लाह ने मेरे दौर में करवाया, वो था टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई बिग वे में दुनिया में। और ख़ासकर कोविड के बाद आपने देखा कि तालीम के जो है ना तरीके डिलीवरी के भी चेंज हो गए, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गए, जो टूल्स थे वो चेंज हो गए और दुनिया उसको समझ आ गई कि आने वाले दिनों पे
अब वो तरीके से तालीम नहीं डिलीवर होगी जिस तरह कन्वेंशनल तरीके पे होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर ख़ासकर हमने काफ़ी इसमें काम पहले भी किया हुआ था। स्मार्ट यूनिवर्सिटियाँ बन गई, हर जगह डिजिटल रिसोर्सेज मौजूद हो गए यूनिवर्सिटियों में। लेकिन दुनिया को देखते हुए कि फ्यूचर में अब आस्ता आस्ता ब्रिक्स एंड मार्टर ये कोई वैल्यू नहीं रखेगी शायद। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनानी पड़ेंगी, वर्चुअल जी बिल्कुल। अब जो होगा मशीन आपको पढ़ाएगी, मशीन ही आपको सिखाएगी और मशीन ही आपको समझाएगी भी। लेकिन इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि टीचर का रोल ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो जाएगी, नहीं, उनका रोल चेंज हो जाएगा। तो उस हवाले को, उस चीज़ को देखते हुए हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक का लोन प्रोग्राम था $400 मिलियन का, उसमें एक मेजर पोर्शन जो था वो टेक्नोलॉजी को ऑन बोर्ड करना था, पाकिस्तान के सिस्टम को उस लेवल पे लेके आना था कि जो दुनिया के साथ चल सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि वी हैव ओनली 1 ईयर और 1.5 ईयर विंडो जिसे कहना चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी। उसके बाद शायद हमारे बहुत से इदारे बंद हो जाएंगे जो इस वक्त अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े अच्छे इदारे हैं, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होंगे तो शायद फिर वो हिस्ट्री होना शुरू हो जाए। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए और स्पेशली अपनी यूथ के लिए कि तो उनको वो इकोसिस्टम में उनको ट्रेनिंग दी जाए, दिखाया जाए जिसमें उन्होंने आगे जाके काम करना है। उस हवाले से फिर हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में 2 डेटा सेंटर हम इस्टेब्लिश कर चुके। एक कराची में NED यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेस है और एक UET लाहौर में। और इसके अंदर बेसिकली सिस्टम यह है कि ये एक वेयर हाउस टाइप चीज़ होगा और मल्टी इसकी जो स्टैकिंग के साथ इसकी कैपेसिटी जो है वो 480 रैक्स है बेसिकली। और जो अगर इस वक्त 262 यूनिवर्सिटियाँ हमारी टोटल पाकिस्तान में, अगर हम सब की रिक्वायरमेंट देख लें तो हार्डली 80 रैक्स भी बहुत बस करते हैं। लेकिन हमने फ्यूचर को सामने रखते हुए और फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए वो रिसोर्स की बुनियाद डाल दी कि जिसके तहत इंशाल्लाह हमारे पास ये फैसिलिटी बन गई है। डॉक्टर साहब तालीम और तरबियत की तो बात करें, थोड़ी सी मैं 2 चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। इसका 3 लेयर जो इसका नेटवर्किंग सिस्टम बनाया और टोटल क्लाउड कंप्यूटिंग पे लेके आ रहे हैं सिस्टम। और आजकल जो बज़वर्ड आ रहे हैं चैट GTP AI ये सारी चीज़ें तो इंश्योर कर रहे हैं कि वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में हों, अवेलेबल हों, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां भी उस इन्वायरमेंट में काम करें जिसमें उनको फ्यूचर में काम करना है। जैसे ये फैसिलिटी आ रही थी इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको डेटा की एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, वो रिसोर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन जो हम रिसोर्स ला रहे हैं तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान का डेटा भी उस पर आप कोशिश करेंगे तो आपको एनालाइज करके आपको उसको यूज़ कर सकेंगे। और इसी तरह जो 2 पहले प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं इंशाल्लाह, और अभी उसको हमारा नेगोशिएशन प्रोसेस में है, लेकिन होपफुली हम उसको कर लेंगे। एक अपनी चैट GTP पाकिस्तान अपनी लाएगा इंशाल्लाह, जो ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि उर्दू में भी अवेलेबल होगी चैट GTP। और यहाँ पे वो डेवलप हो रही है जी, अपना बना रहे हैं हम। क्योंकि असल इशू ये है ना कि जब हम इस वक्त जो चैट GTP तो किसी और जगह बनी हुई है, वो आप उसमें कुछ चीज़ डालते हैं तो वो नैरेटिव तो अपना दे रहे होते हैं ना, तो आपको कुछ और मतलब, तो हमें अपना नैरेटिव भी बिल्ड करना है ताकि हमारी अपने कंटेंट बिल्ड होने चाहिए। इसी तरह जो पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो स्मार्ट टीचर का ला रहे हैं। आने वाले वक्त तो नहीं, अभी हो चुका है, शुरू हो चुका है कि आज वर्चुअल रियलिटी पे AI का यूज़ करते हुए आपको टीचर जो है ऑनलाइन पढ़ाता है, जो मशीन होती है बेसिकली। जिस तरह आपकी रिकॉर्डिंग 5 मिनट फारूक साहब की कर लेंगे या मेरी कर लेंगे आपकी, और उसको मशीन रीड कर लेगा और मशीन फिर हेलोग्राम की तरह आप ही की वो पिक्चर नज़र आएगी और वो बना के और वो पढ़ाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि पीछे टेक्नोलॉजी होगी, पीछे वो टीचर बैठे होंगे जो उसको फीड कर रहे होंगे, तो आपको आपके मुताबिक पढ़ाएगा और आपको आपके मुताबिक पढ़ाएगा। आपकी जो वीक एरिया उसको रीट्रेट बार बार करेगा ताकि आपकी लर्निंग बेहतर हो और आपको आपकी एरिया में करेगा। तो ये माशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। और जो खासकर रिमोटस एरिया है जहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं होते, जहाँ पे आपके बाकी मसाइल होते हैं, तो वहाँ भी हम इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजिकल ये गवर्नमेंट जो है वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो वहाँ तक एजुकेशन पहुँचाएगी, तालीम और तरबियत पहुँचाएगी जिसकी जहाँ पे फिजिकली इस वक्त मुश्किल हो। ये रोल आउट हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें फिजिकली कहाँ पे? ये इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर और कराची में मैंने आपसे कहा डेटा सेंटर बन गए, उनकी हर स्टेट ऑफ द आर्ट। अभी इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक तो हमने जो 100 यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक सेक्टर में हम उनको स्मार्ट यूनिवर्सिटियाँ कन्वर्ट कर चुके हैं कि उसका वाईफाई हर जगह अवेलेबल। आप लान में बैठें, अपने लैपटॉप में मोबाइल पे आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी में बैठें,
क्लासरूम में आपको हुकअप करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह हर थ्रू दिस CPAC हमने चाइना की सपोर्ट से उन्होंने हमें हेल्प किया और काफ़ी अच्छा, और हमने 1900 यूनिवर्सिटी के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बना दिए। ये क्लासरूम है 3D के तौर पे, आप इस कमरे में बैठे बात कर रहे हैं, 80-100 बंदा भी बैठा हुआ है ना, तो जो बोलेगा वो खुद ब खुद कैमरा उधर चले जाएगा, माइक उधर से उसको रिसीव करेगा। और एट ए टाइम इस वक्त हम पाकिस्तान में 9000 लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं इंटरेक्टिव अपने उस सिस्टम के ज़रिए। तो ये फैसिलिटीज़ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हैं और बाकी यूनिवर्सिटियों में भी शिफ्ट कर रहे हैं, ला रही हैं रिसोर्स सारे, और गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्स के सामने रखते हुए इसको प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है कि हम अपने बच्चों को ये ना हो उनके पास कि जी हम जिस दुनिया के जिस मकसद के लिए हमें तैयार किया जा रहा है हमें तो उसको देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब इतनी कैपेसिटी है कि ये 262 यूनिवर्सिटीज़ को इतना चैनलाइज कर लिया जाएगा सारे AI और ChatGPT से? जो कैपेसिटी हम बना रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान के नहीं बना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान 262 नहीं है। हमने सारे बल्कि पिछले दिनों हमने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, स्पार्को और इनके साथ मिल के कॉन्फ्रेंस की कि आइए मिल के हम अपने अपने रिसोर्स ज्वाइन करें और शेयर करें, और फिर एक नेशनल लेवल पे हमें एक प्रॉपर डेटाबेस हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, डिसीजन मेकिंग हर एक के लिए आसान हो जाए, और रियल डेटा के बेस पे हम सारे इंटीग्रेशन करके उसको करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, डॉक्टर शादली को शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके फील्ड के हवाले, स्पेशलाइजेशन के हवाले से तो मैं बाद में बात करूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या कोरोना ख़त्म हो गया? अब हम सेफली ये बात कह सकते हैं क्योंकि अब केसेस नज़र नहीं आते, मास्क भी लोगों ने पहनना छोड़ दिए हैं, और जो एहतियाती तदाबीर जो कि एक लिहाज से अच्छी भी थी जो हमने सीखी थी कि हाथ धोने हैं और सारा अपने आप को रखना है, वो भी अब कम हो गया। तो क्या कोरोना वर्ल्ड वाइड ख़त्म हो गया? नहीं, वर्ल्ड में ख़त्म तो नहीं हुआ। अच्छा, अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ केसेस देखे हैं, बल्कि हैं अभी पाकिस्तान में मेरे पास, तो ख़त्म नहीं होगा ये। आपके साथ भी इंटरव्यू में और पहले भी बता चुके हैं कि ये आता रहेगा, अभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ, ये एक देखें, एक इसमें ये होता है कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होगा या वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा। तो ये WHO बताती है, CDC बताती है। अभी जो चल रहा है वो इनका जो वेरिएंट चल रहा है वो JN1 है। तो ज़्यादा जो हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में केसेस देखे थे वो ज़्यादा फ्लू के थे, जिस टाइम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये आएगा अपना जो है कोरोना आएगा या कोविड आएगा, वो नहीं था इतना। तो लेकिन ये आता रहेगा, इसके वेरिएंट आते रहेंगे, उसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है, कितनी एक आएगी, लेकिन वो जो है अभी उस लिहाज से नहीं। हाँ, सिर्फ ये कि इसका स्प्रेड थोड़ा तेज़ होता है, लेकिन ये फ्लू लाइक सिम्टम्स, कोल्ड सिम्टम्स की तरह आता है और चला जाता है। 1-2 सीरियस केसेस अभी रिसेंटली मैंने देखे हैं, लेकिन वो आएंगे, डिपेंड करता है वो किस तरह के मरीज़ हैं। ज़्यादातर एजेड लोग होते हैं, मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, इम्यूनिटी किसी वजह से कम होती है, या वो डिले आते हैं, अपना इलाज नहीं करते। ये कुछ उसमें ये फैक्टर्स होते हैं जो इसको बीमारी को आगे ले जाने में डॉक्टर साहब, मतलब कोविड की आप बात करें तो कोविड से बहुत ज़्यादा को रिलेटेड डिजीज़ेस भी और इन्फेक्शंस भी हैं, जिनके दरमियान में लाइन लगाना कि ये कोविड में आता है और ये कोविड में नहीं आता है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे थ्रू आउट कोविड के टाइम में। अभी भी बुखार में और कोविड वाले में परेशान हो जाते हैं कि ये कोविड है या नहीं, तो कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए? जी, एक होता है नॉर्मल कोल्ड होता है जिसे हम कहते हैं नज़ला ज़ुकाम हो गया, एक फ्लू होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है, फ्लू या हम इनको इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, वो बेसिकली अक्टूबर नवंबर में आता है, या अभी जो दिसंबर जनवरी गुजरा ये चेंज होता है। इसमें कोरोना वायरसेस, ये वायरसेस चलते रहते हैं, पहले भी थे। तो ये तो एक पेंडेमिक आया और ये हमें पता चला कि जी ये कोरोना है और कोविड-19 है, ये वायरस पहले भी चल रहे थे। जो कोल्ड वायरस होता है वो चलता रहता है, फैलता रहता है, अपने हिसाब से मौसम की चेंज से आता रहता है, और वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। 2-3 दिन रहेगा, उसमें बुखार कम होता है, थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम, छींकें होंगी, गले में खराश होगा, वो खुद से सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। घर में आप थोड़ा सा अपना टोटके वगैरह कर लें, पैराडोल ले ली, पैरास्टामोल ले ली, ठीक हो जाता है। फिर आता है इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये आउटब्रेक्स में आता है, जो दिसंबर जनवरी में हमने बहुत देखा, दुनिया ने देखा। और आपको शायद लाहौर का हवाला मैं देता हूँ कि बच्चे बहुत नमोनिया से फौत हुए थे, तो वो ये इन्फ्लुएंजा था, इट वाज़न्ट कोविड, ठीक है। फिर आता है ये कोरोना, जो अभी आपने कोविड-19 है। अच्छा, ये और इन्फ्लुएंजा एक ही तरह के इनके सिम्टम्स होते हैं। तो कोई भी इनमें से बीमारी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, ये अगर बढ़ जाए 3
दिन से या 5 दिन से ज़्यादा और उसमें अगर सांस की तकलीफ़ होने लग जाए, बुखार तेज़ होने लग जाए, खांसी शदीद हो और दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट एक जैसे हैं इन दोनों के, वक्त एक जितना लगता है जी, क्योंकि वायरल है ना, तो वायरस की ट्रीटमेंट तो आप दे सकते हैं, एंटीवायरल बाज़ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये कि ये अमूमन कॉम्प्लिकेशन करता है नमोनिया की सूरत में, और नमोनिया वो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसके लिए आप एंटीबायोटिक्स या आप और दवाइयाँ दे के तो इसका अगर वैक्सीन लगा लें तो फिर उससे कितना? वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए, फ्लू की वैक्सीन हर साल अवेलेबल है, फ्लू की में वैक्सीन बिल्कुल लगानी चाहिए, फ्लू शॉट्स, क्योंकि ज़्यादा लोग, जब कोविड नहीं था, लोग दुनिया में जो है जो लोग ज़्यादा मौत होती थी वो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड होती थी, उसकी कॉम्प्लिकेशन नमोनिया की वजह से, तो फ्लू शॉट ज़रूर लगानी चाहिए। और ये जो मिथ है कि बारिश के होने से वायरसेस मर जाते हैं या दब जाते हैं, कि ये हकीकत है? कहा, देखें जब बारिश होती है, सर्दी होती है, तो लोग इंडोर ज़्यादा चले जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर जिस्म का थोड़ा लो हो जाता है, तो ये वायरस को मदद मिलती है मल्टीप्लाई होने में और अटैक करने में, तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकले, बारिश हुई तो आप बीमार हो गए, तो आपको ये नहीं है। या वो कुछ लोग कहते थे हमारे, वो जी हमने पानी में, ठंडे पानी में नहा लिया तो हमें ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये वायरस रेप्लिकेट होता है। फिर इस ज़माने में ये होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, वो स्कूल से लेके आते हैं। कह रही है कि बारिश होने से ये मिथ है कि वायरस कम हो जाते हैं। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, वायरस से कोरिलेशन नहीं है, ये कोई इसका ताल्लुक। वही मैं कह रहा हूँ, बारिश में लोग समझते हैं कि जी ये ज़्यादा या कम होगा, इसका कोई ये सच है कि विंटर्स में ज़्यादा वायरसेस होते हैं, ठंडे पानी से नहाने से, वो ये सब मिथ्स हैं। विंटर में ज़्यादा वायरसेस होते हैं, ये सच है। सर्दी की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारा जिस्म जो थोड़ा वार्म होता है, सिर्फ वो हमारी हमारे अंदर जो मॉइस्ट होता है ना, ये सारा हमारा एयरवे मॉइस्ट होता है, नाक मुंह ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये जितने जरासीम है ये ज़्यादा अटैक करते हैं, तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो इसकी वजह से हम ये ज़्यादा, और फिर ये होता है कि लोग अंदर रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, तो अंदर एक्सपोजर कम होता है, तो इस वजह से डिजीज़ कम होती है। डॉक्टर मुख्तार, आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बताइए कि इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि तालीम से अक़वाम की तकदीरें बदलती हैं। पूरी दुनिया में हम तारीख़ उठा के देख लें, हमारी अपने हमारे आबा अजदाद इस्लाफ उनकी जो ताबनाक माजी, उसमें हम देखते हैं कि तालीम का एक बहुत बड़ा किरदार रहा। आज की दुनिया में भी बात करते हैं तो हमेशा यूनिवर्सिटीज़ की, हम हार्वर्ड की, कॉर्नेल की, आईवी लीग की बात करते हैं। टॉप 100 का एक क्राइटेरिया होता है, और हमारी भी चंद यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम भी आ जाता है कभी। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में तो नहीं आए अभी हम, लेकिन बोलिए आप पूरी अच्छी। मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब कि IBA है, लम्स है, कायद-ए-आज़म है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी, हमारी भी अच्छी यूनिवर्सिटी, क्या कोई कंसर्टेड एफर्ट होता है HEC की तरफ से कि इन यूनिवर्सिटीज़ को दुनियावी लेवल पे कंपटीशन में जो टॉप लीग है उसमें लाने के लिए? देखें, इसको होलिस्टिक वे में देखने की बात है। जिस तरह आपने कहा कि आज दुनिया हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड इनकी बातें करती है, 7 और 13 सेंचुरी के दौरान लोगों उस वक़्त जब वेस्ट डार्क एजेस में जिसे कहते हैं था, उस वक़्त वहाँ दुनिया फ़ख्र महसूस करती थी कि हमारे बच्चे अंदलस में पढ़ रहे हैं, बगदाद में पढ़ रहे हैं, इजिप्ट में पढ़ रहे हैं, मिस्र में, बिल्कुल ठीक है, मिस्र में पढ़ रहे हैं। मसला ये नहीं है, ये रिलेटिव चीज़ें हैं, चेंज भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, पीछे रह जाती हैं, कोई और आगे निकल जाता है। मसला ये है कि हम अपनी मकाम भूल गए और हम पीछे रह गए, और दुनिया ने हमसे सबक लेके आगे चले गए, और राइटली सो दे हैव अर्न्ड दिस थिंग। अब आपका सवाल जो कह रहे हैं कि क्या हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस लेवल की हैं, बिल्कुल हैं भी और हो भी सकती हैं, लेकिन मसला यू हैव टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल। देखें ना, आप देखें कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में, ये मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, रीज़न नहीं दे रहा, वेरी काइंड ऑफ कैंडिडेट, कि आप ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड की कर लें, कैम्ब्रिज की कर लें, बाकी जो US की यूनिवर्सिटियाँ, जर्मन यूनिवर्सिटियाँ, चाइना की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, शिंगवा वगैरह। मसला ये है कि वहाँ 2-2, 2.5 सालों से इन्वेस्टमेंट करके तालीम को फोकस करके काम किया जा रहा है। ठीक, हम रात को उठते हैं, कहते हैं थोड़े से कुछ डालें पैसे, कुछ करें, जल्दी जल्दी तस्वीरें खिंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं बनाएं आप इसको रैंकिंग। वो इस तरह नहीं हो सकता। अभी जो आपने देखा है कि जो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत हो भी रही है, ये पिछले 20-22 साल से हो रही है। जब HEC क्रिएट हुई UGC से, तो गवर्नमेंट को
दुनिया ने मैसेज दिया कि भाई तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो फिर आगे आओगे। अभी भी हम कितना इन्वेस्ट करते हैं पूरे एजुकेशन पे? बहुत कम, अपने बजट के बहुत ही कम परसेंटेज। इस वक्त रमज़ान है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रैंकिंग पहले तो मुझे पूछें तो मैं तो कहूँगा पाकिस्तान का इशू रैंकिंग नहीं है इस वक्त। ठीक, हमारा इशू बेसिक चीज़ों को ठीक करने का है, फंडामेंटल्स ठीक करने की ज़रूरत है, तालीम और तरबियत की बेसिक दोनों चीज़ों की। हमने नंबर में तो बहुत कुछ कर लिया। हमने मुझे आप पूछें तो जब 20 साल पहले, जब 22 साल पहले HEC बनी थी तो टोटल 51 यूनिवर्सिटीज़, आज 262 हो गई। उस वक्त स्टूडेंट हार्डली 2,61,000 होते थे मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, सारी यूनिवर्सिटी आज 6 मिलियन के करीब है अगर एफिलिएटेड कॉलेज। और टर्शियरी एजुकेशन सक्सेस रेट बढ़ा है। इसी तरह नंबर्स में पब्लिकेशन एक इंडिकेटर होता है कि कितनी रिसर्च कर रहे हैं, तो उस वक्त टोटल 850 पब्लिकेशन पाकिस्तान से होती। अब हम 40,000 साल के करीब टच कर रहे हैं, बल्कि एक यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो 1000 से ज़्यादा पब्लिश करती हैं जो पूरे पाकिस्तान से। बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अभी हमें उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि हम माशरे के इन इश्यूज़ को लोगों के कॉमन इशू को भी सॉल्व कर सकें। मैं तो अब बड़ा ओपनली अपनी यूनिवर्सिटियों को भी वाइस प्रोफेसर से मिलते हैं, अभी वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं उसमें भी ये लोग क्या आऊँगा कि भाई माशरा पूछता है कि हमारे लिए किया। कोविड की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, हम अपनी वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते? जो वैक्सीन लेके आते हैं लोग कहते हैं ये वैक्सीन तो हमें असर ही नहीं करती क्योंकि हमारे वायरस डिफरेंट है। तो बात यह है कि वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहब भी बाहर से पढ़ के हैं, वो दरवेश हैं, वो अपने काम से बाहर का नहीं सोचते, अपने काम में इतने मगन होते हैं उनको परवाह नहीं है कि आप क्या करें। हमें माशरे ने कुछ हिस्सा को सबक दे दिया कि अपना काम नहीं करना, दूसरे की दुख में लगे रहना है, उस पर नज़र रखें और उस पर क्रिटिसाइज़ करें, उस पर करें। तो आफ्टर सेइंग दीज थिंग बट स्टिल हम नाउमीद तो नहीं होते। पोटेंशियल है पाकिस्तान में। अभी मुझे कल ही बल्कि टाइम्स जो रैंकिंग करते हैं उनकी जो एक रिप्रेजेंटेटिव से मेरी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग थी, क्योंकि उनको मैंने पाकिस्तान बुलाया था और जैसे आपने कहा कि अपनी यूनिवर्सिटियों को मैंने उनसे लेक्चर दिलवाए कि वो क्या देखते हैं, क्या तैयारी करनी चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी मेन स्ट्रीम में आए। तो वो उसने मुझे कहा जी कि आई नीड टू शेयर विद यू वंडरफुल न्यूज़। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं पाकिस्तान से इस वक्त इम्पेक्ट जो है ना, जो वर्ल्ड इसकी यूनेस्को के जो ग्लोबल इंडिकेटर उन्होंने फिक्स किए हैं 0.16 के कितने हैं क्राइटेरिया पैरामीटर्स जी, उसके ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो उनके ऊपर पूरा उतर के अच्छा दुनिया में काम करें। तो उसने कहा कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुई है। और मुझे कह रहा था कि इस दफ़ा हम जो लॉन्चिंग कर रहे हैं, जब अनाउंस करेंगे तो वी वुड लाइक पाकिस्तान टू बी देयर। और मुझे उसने कहा जी आपको भी बुलाएंगे और जो टॉप की 10 यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं उनको भी बुलाएंगे, लेकिन 90+ यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस दफ़ा हमारे किया। और हमारी अच्छी नंबर की यूनिवर्सिटियाँ टॉप 100 में तो अभी वैसे ही हम गलत बयानी करूँगा, इतनी जल्दी नहीं आ सकती क्योंकि उसके लिए लंबी इन्वेस्टमेंट, डेप्थ और ब्रेथ में काम करना है, खाली चंद चीज़ें करने से नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा रियल काम जो करना है वो है, जो एजुकेशन है। फिर उसमें बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं। बाहर की दुनिया में वो कहते हैं कि कितने नोबल लॉरिएट हैं आपके पास। पूरी मुसलमानों में से 2 नोबल लॉरिएट गुजरे हैं साइंस में, एक हमारे पास, एक मलेशिया के, इंडोनेशिया के, इजिप्ट के मेरा ख्याल है। और इसी तरह वो तो डिपार्टमेंट में कम्पीट कर रहे होते हैं, हाउ मेनी नोबल लॉरिएट यू हैव बेसिकली। इसी तरह वो है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप एजुकेशन पे कर रहे हैं। तो हम तो हार्डली 2.1%, 2.7% टोटल एजुकेशन पे करते हैं। कितने PhDs बनाते हैं साल में डॉक्टर साहब आजकल? बनाते नहीं है, मतलब मशीन नहीं है। पाकिस्तान प्रोड्यूस कितने करता है, कितने PhD? जिस तरह की PhD हम कर रहे हैं वो बनाने वाली है। तो नंबर तो है इस वक्त में अप्रॉक्सीमेट कुछ आइडिया है? देखिए इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास, पहले एक वक्त था कि हमारे पास टोटल 6-7 हज़ार PhD होते थे जी। तो अब हम 35-38,000 से ऊपर जा चुके हैं। और इस वक्त माशाल्लाह तो इवन जो बाहर इस वक्त बच्चियाँ हमारे पढ़ रहे हैं तकरीबन 3000 के करीबन, डिफ़िकल्ट टाइम पे भी, जो फॉरेन स्कॉलरशिप पे हमने भेजे हुए हैं अमेरिका में है। और करनी किसको चाहिए PhD? टीचिंग बैकग्राउंड वालों को या रिसर्च बैकग्राउंड वालों को? मैं समझता हूँ PhD कुछ हमारे पाकिस्तान में शौकिया भी होती है कि चलें PhD कर लेते हैं, कुछ जॉब नहीं मिलती और कुछ नहीं करे तो PhD। प्लस फिर ये भी शौक होता है ना कि सरकारी नौकरी मिल गई तो कोई 20-25 हज़ार PhD अलाउंस भी मिल जाएगा। ठीक, PhD सिर्फ उसको करनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह मौका दे, अगर आपके एप्टीट्यूड हो, रिसोर्सेज हो, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मेनली PhD उनको करनी चाहिए जिनको रिसर्च में रहना है, जिनको टीचिंग में रहना है, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल। तो बाकी ज़रूरी नहीं है PhD।
बाकी ये है कि आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी में जो स्किल बेस ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, वो तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनके चार्टर्ड कोर्सेज करके मेरे आपसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं अगर दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए। तो पीएचडी इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। पीएचडी का रेगुलेटरी बॉडी, आप तालीम और तरबियत और रिसर्च के ऊपर तो काम करने पे जोर देते ही हैं, सोशो इकोनॉमिक तरबियत वाला पार्ट मिसिंग है अभी भी। तालीम पे जोर दे रहे हैं, लेकिन स्किल सेट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारे पास जो डिमांड, वैसे भी जब मैंने पिछले साल कुछ बाहर से लोगों को बुलाया कि आके देखें हमारे, माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत अच्छा प्रोड्यूस भी कर रही हैं ह्यूमन रिसोर्स, कि हमारे आईटी का खासकर बड़ा इस वक्त मार्केट में डिमांड है। डॉक्टर साहब की फील्ड में नर्सिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम पूरी नहीं कर सक रहे, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे, दुनिया मांग रही है इस वक्त हमसे। अलाइड हेल्थ साइंसेज में हमें लोग चाहिए, इसी तरह और चंद फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके बंदे सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं हो, उनके अंदर वो स्किल सेट होने चाहिए जो उस मार्केट को चाहिए। तो इस वक्त भी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे गैप्स हैं बेसिकली जो मार्केट स्किल सेट मांगती है और जो हम इदारों में प्रोड्यूस करें लोगों के अंदर स्किल सेट, उसमें गैप्स हैं। और जितना गैप्स ज़्यादा होगा उतने मसाइल होंगे, आपके लोग जॉबलेस रहेंगे। जितना वो गैप श्रिंक हो जाएगा और आप उनके मुताबिक, जैसा मैंने आपसे कहा बाहर से मंगवाए, उन्होंने कहा जी कि आपके बच्चे बेहतरीन पाकिस्तानी बच्चों को हमने देखा है, बड़े कमाल के हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत डेडिकेटेड और इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी है वो माशाल्लाह दुनिया में किसी से कम नहीं। लेकिन जो मसला आता है, उन्हें कहते हैं कि हमें सिर्फ आपकी 2-1 यूनिवर्सिटियों के IT के ग्रेजुएट हमें एकदम लेके उनको हम इंडस्ट्री में लगा लेते हैं, बाकियों पे हमारे तकरीबन 10 से 1,000 डॉलर खर्चा करना पड़ता है डिग्री के बाद भी कि वो इस लेवल पे आए। जो अक्सर खबरें गर्दिश करती है कि फ़लाँ के पास 3 डिग्रियां हैं, 4 मास्टर्स हैं, 2 ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं और फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, तो ये स्किल सेट की कमी है? नहीं, ये पुरानी बात है, ये आपके वक्तों की नहीं, हमारे वक्तों की। जब कुछ नहीं होता था ना तो MA उर्दू भी कर लिया, फ़ारसी भी कर लिया, अरबी भी कर लिया और कुछ और भी कर लिया, डबल एम ए कर लिया। वो होता ही था कि जब हम शाजी साहब भी यंग है, मैं अपनी एज की बात करूँ, कोई शादी के कार्ड पे छुपाते थे मुख्तार MA ताकि इम्प्रेशन पड़े कि बहुत सारे MA। अच्छा। उनका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल सेट नहीं है। यू वर जस्ट सी गेटिंग दोज थिंग, चलो ये मैं ये भी कर लूँ, शायद इसमें जॉब मिल जाए, ये भी कर लूँ। लेकिन जब तक हैंड ऑन स्किल नहीं होगी, आप उसमें एक्सपर्टी नहीं करेंगे, तो खाली डिग्रियों से जॉब नहीं मिलती। सही, और आपको स्किल आने चाहिए। वोकेशनल इंस्टीट्यूट सब तो काफ़ी हमारे वोकेशनल तो नीचे लेवल पे बहुत सारे बन गए हैं, क्वालिटी उसका एक चैलेंज बड़ा है। हमने तो स्किल यूनिवर्सिटियाँ भी पाकिस्तान में बहुत सारी बना ली, न्यू टेक बनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही है। इधर इस्लामाबाद में नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है, नौशहरा में है, उधर खैरपुर में है, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हमारे पाकिस्तान में अपने 5-7 तो हैं इस वक्त, जो फोकस इनके लिए था कि वो आप स्किल बेस्ड एजुकेशन दें, स्पेशली इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर स्किल बेस्ड। ये जर्मन मॉडल है जिसको फाखशोर कहते हैं, कि उसके मुताबिक हैंड ऑन स्किल, मोर एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको आनी चाहिए बजाय वो थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, डॉक्टर शाजली की तरफ। डॉक्टर साहब के अगर उससे रिलेटेड एक कमेंट कर दूं तो आप माइंड नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। एक तो देखें, एक तालीम है और एक तरबियत है। तरबियत का फुकदान है। अच्छा डॉक्टर आप नहीं बन सकता जब तक वो अच्छा इंसान ना हो, अच्छा PhD अच्छा इंसान ना हो, लॉयर ना। दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि देखें, आपने PhD बना के दुनिया को नहीं बताना कि हमने PhD की है, हमारे कितने लोगों ने की, इतने नंबर्स हैं। अगर आप ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब्स भी जो आपको मिलनी है वो भी कर। हम बाहर जॉब जैसा हम कर रहे थे तो मुझे पता था अगर मैं ओवर क्वालिफाइड हो गया तो मेरे फिर जॉब जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये भी लोगों को बताना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 4 डिग्रियां लेके फिर किधर फिरेंगे उसको, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही कहते हैं। मेरा अपना PhD नहीं करना सिर्फ, मतलब जी पढ़ा था तो मैं तो PhD फाइटोकेमिस्ट्री में थी, तो मैंने साथ बिजनेस में भी कर ली डिग्री। तो मुझे प्रोफेसर ने कहा तुम्हें जाना नहीं इधर रहना, तो मैंने कहा इधर जॉब। कहते तुम CV भेज दो। मैंने CV भेजा तो मुझे रोज़ पूछे कोई ऑफर आई, मैंने कहा नहीं। कहता जस्ट शो मी योर CV। तो मैंने दिया तो उसने कहा व्हाई यू हैव रिटन PhD दे। मैंने क्यों? कहता यू आर ओवर क्वालिफाइड। तो कहता PhD हटा के आप भेजो। और जैसे ही मैंने भेजा, मुझे 3-4 ऑफर आ गए। तो बात बिल्कुल सही है कि PhD हर एक को जरूरत नहीं है करने, लेकिन बेसिक तालीम सब हासिल करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग कहें कि अच्छे तालीम की जरूरत नहीं, इसके बगैर ही काम हो जाएगा। नहीं, तालीम चाहिए। बैचलर्स मास्टर्स
आजकल तो मास्टर से कम कोई गुजारा नहीं है, लेकिन पीएचडी भी करें, लेकिन अगर प्रोवाइडेड यू हैव द एप्टीट्यूड एंड यू नो वेयर यू आर हेडिंग। पंजाबी कहते पता होवे बारात जानी किधर है, ठीक है ना, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बगैर गुजारा नहीं है। शाहिद साहब आपकी तरफ आएंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर मुख्तार की मौजूदगी में आपसे जानेंगे, जैसे कि आप हेड भी कर रहे हैं कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट को भी, और तो अभी जो डॉक्टर्स आ रहे हैं आपके पास, जूनियर डॉक्टर, जूनियर प्रैक्टिशनर्स, वो जो उनका एजुकेशन लेवल है या जिस एनवायरनमेंट में गिवन सर्कमस्टांसेस में वो पढ़ रहे हैं, सेटिस्फाई करते हैं दुनिया की नीड्स को और स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, बेंचमार्क को? जी, मैंने जिस तरह बात की, अगर हमें आज से 30 साल पहले चले जाएं, जब हमने हाउस जॉब की या अमेरिका गए, वहाँ गए, तो देखिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था, एक चीज़ हमारा प्रोफेसर होता था, उसकी इज़्ज़त होती थी, टीचर्स भी हमारे होते थे, आपको पता है आपने कोट पहनना है, छोटी छोटी बातें। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इस फील्ड में, ये तो एजुकेशनिस्ट हैं, और एक हमें लगाया होता था डॉक्टर शाज़ली मंजूर लिखा होता था, कोट शोट प्रेस होता था, प्रोफेसर के सामने कोई बात नहीं करनी, मरीज़ से तमीज़ से बात करनी है, ये अगर छुट्टी भी है प्रोफेसर देख लेगा, टीचर देख ले, बुला लेगा, ये काम कर लें तो हम कर लेंगे। आजकल वो चीज़ चेंज हो गई है, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई पता नहीं ड्रेस कोड क्या है, कब आना है, कैसे आना है, हर चीज़ अब मटीरियलिस्टिक बेसिस पे कि हमें तनख्वाह इस तरह चाहिए, हमें गाड़ी भी दे दें, हमें ट्रांसपोर्ट भी दे दें। मुझे याद है जब मेरी हाउस जॉब थी तो मुझे नहीं मिली थी फॉर सम रीज़न, या मैं मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, यू नो कि वो किस तरह होता है हमारा सिस्टम, तो मैंने ऑनरी शुरू कर दी थी जाके। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्रोफेसर के साथ काम करना है, डॉक्टर साहब मैं अपनी फील्ड में इनके साथ लग जाऊंगा। तो अल्लाह ने किया, कोशिश की, मेहनत की। उस टाइम ये नहीं सोच रहे थे कि अब जो आते हैं डॉक्टर्स वो मटेरियलिस्टिक, लेकिन वो अपने उससे जो प्रोफेशन से मैं समझता हूँ कि वो ऑनेस्ट नहीं होते। मेरी अपनी ये है, मतलब मैं अक्रॉस द बोर्ड तो किसी को नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अब वो चीज़ नहीं है। स्टूडेंट और प्रोफेसर या टीचर का वो रिलेशनशिप अब नहीं है। हम उस्ताद की अभी भी कदर करते हैं, अगर आ जाए तो हम खड़े होते हैं, मिलते हैं, बाहर वाले को डांटते हैं कि इसको पहले लेके आओ, इससे फ़ीस भी ना लेना, इसके बच्चे भी आएँ, तो वो अब चीज़ नहीं है। मतलब आपके सामने आएंगे, बात करेंगे, बदतमीज़ी से बात करेंगे, तो वो बात मैं अब लोगों को ये कहता हूँ। एक दो पहले भी प्रोग्राम में आया, डॉक्टर साहब इतनी बड़ी उसको ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं। तालीम सिर्फ इंसान को, मतलब एक तालीम दे सकती है, इंसान नहीं बना सकती। चाहे उसको पीएचडी की डिग्री दे दें, डॉक्टर बना, तो ये तरबियत उसके साथ होनी चाहिए। हमारा फोकस दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहते हैं ना ज़माने के अंदाज बदले गए। वो जब आप अपनी बात कर रहे हैं, उस ज़माने में वक्त बड़ा होता था स्टूडेंट का, तो उसके बारे के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा केयरिंग होते थे, ओन करते थे। अब तो वही सारी ज़्यादा लाइफ मैं आपके लिए वैसे ही मुझे पता था तालीम पे लिखेंगे, मैं शेर याद नहीं रहते, मैं लिख के लाया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ सर। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या है नारा तकबीर भी फितना। कहने का मकसद ये है, जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, दुनिया में इनको पता है। आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर स्टॉप के होते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, बिजनेस, एजुकेशनल, एग्रीकल्चर, सबके नाम लें, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अच्छे इंसान नापैद होना शुरू हो गए। और ये बिल्कुल ठीक है, ये खाली मेडिकल में नहीं है, सब प्रोफेशन में। और कसूरवार हम हैं, माशरा है, मैं हूँ एज ए फादर, मैं एज ए टीचर हूँ, कि हमने माशरे में ये सबक दे दिया कि जितना कोई बदतमीज़ होगा ना, उतना उसकी वैल्यू ज़्यादा होगा। पंजाबी में कहता हूँ, माइंड ना कीजिए, आई होप आपकी कल क्लास नहीं हो जाएगी क्योंकि सरकारी है आप सर, कि जितना कोई लुच्चा उतना ऊंचा। ये माशरे में ये वो दौर आ गया, ये उस दौर में से हम गुजरे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। अदब, एहतराम, हम समझते हैं कि ये आज़ादी है, ये आज़ादी नहीं है। मुझे याद है, हम गांव, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, तो वहाँ जुमे को एक मौलवी साहब खुतबा दिया करते थे और शेरों में खुतबा दिया करते थे। उन दिनों ना हमारे वो बेल बॉटम पैंटों का रवाज था, ठीक। तो मुझे आज भी उसका याद है कि वो नया फैशन निकलिया है, मुंडे बेल बॉटम पैंटा पाते ने। मैनू कहते चुप कर दे, ये दुनिया तरक्की जाती है, दुनिया तरक्की कर रही है। उन दिनों एक फैशन और भी निकला था कि वो एक निकाब का कंसेप्ट आया था, बच्चियाँ बुरके के निकाब भी पहनते थे। उसको भी उसने कहा था कि हम नया फैशन निकले है,
ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ कर ले, ये दुनिया तरक्दी जान रही है। तरक्दी जान तो वो आज से 30 साल पहले की बात, 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज वो बहुत सी चीज़ें रियलिटी नज़र आ रही है। शायद हम ओल्ड वेटरन पुराने लोग हैं, इसलिए नई लेकिन डॉक्टर साहब हम तो थे ही तहजीब व तमद्दुन के लोग ना, हम मैं वही तो कहता हूँ, इल्म क्या है। देखिए अल्लाह ताला ने, डॉक्टर साहब ये बेहतर समझते हैं, जो हमारा दिमाग बनाया, ब्रेन है, इसमें बहुत सी चीज़ें, कुछ जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो होती है ना, जिस तरह कंप्यूटर की रैम होती है, रनिंग मेमोरी जो होती है, इस तरह अल्लाह ने हमारे दिमाग में भी चीज़ रखी है कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती रहती हैं और वो निकल जाती हैं, किसी वक्त हमने आज याद आ जाती ये थी। ये जो इल्म है, ये उन इन्फॉर्मेशन को, जब आपका जो ब्रेन का वो हिस्सा जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो उनको मुख्तलिफ उनके उसके अंदर वो कंट्रोल करता है, उनको मुख्तलिफ सिनेरियो में देखता है, और उससे जो इन्फॉर्मेशन बन के वो आप इमेज बनाते हैं, वो इल्म कहलाती है। सही। आप उस इल्म का यूज़ कैसे करते हैं, जिस तरह मोबाइल है, लोग कहते हैं कि फितना है, मैं उसको दजाली फितना कहता हूँ, इसकी यूटिलिटी कंस्ट्रक्टिव की है तो वो अच्छा है। दूसरी तरफ हमारे ऊपर है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। डॉक्टर मुख्तार, और ये तरबियत वाला पार्ट है जो घर से, माँ बाप से, टीचर से, सोसाइटी से शुरू होना है, जो हम में से कोई नहीं करता। अच्छा, इसमें मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। एक छोटी सी हमें न्यूज़ ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने जाना कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है और दोनों डॉक्टर्स मिलके जो है हमें बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, स्टे ट्यून्ड। रमज़ान पाकिस्तान के खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे। जी ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपका माह सियाम अच्छा गुजरा होगा। मुझे मोइन अख्तर भाई मरहूम की एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। हमारे उस्ताद भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, बहुत ही अजीम इंसान थे। वो हमेशा कहते थे कि अरीज के अगर कोई किसी के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, पैसा है, बहुत अच्छा है, तो ये मत समझो कि अल्लाह ताला उससे खुश है। या अगर किसी का रिसोर्सेज कम है या वो गुरबत अफलास की ज़िंदगी गुजारा है, तो ये मत समझो कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। ये दोनों आजमाइशें हैं। तो माह सियाम में जितना आप दिल बड़ा करें, अपने साथियों का, दोस्तों का, मुस्तहकीन का, अपने हमसायों का ख्याल देने रखें, वाला हाथ रखें, बिल्कुल शेयरिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो उसको आप आगे बांटें और उससे आपकी मज़ीद बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। एक रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक इफ्तारी का इंतज़ाम किया, आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि रमज़ान हमें ईसार और कुर्बानी के जज्बे से सरशार करता है। यही एक जज्बा हमें देखने को मिल रहा है पीटीवी एकेडमी इस्लामाबाद में, जहाँ पे पीटीवी एकेडमी और ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के बाहमी इश्तिराक से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ हसीन सब्ज़ाज़ार में सैकड़ों लोगों को हदिया इफ्तार के दस्तरखान पर रिज़्क़ से सैराब किया जाता है। यहाँ खुश आइंद बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के तलबा पीटीवी एकेडमी की इंतज़ामिया के साथ साथ शाना बाशाना चलते हुए अपने घर के अफ्तार डिनर को छोड़कर यहाँ मुस्तहिक अफराद के साथ अफ्तार डिनर में शरीक होते हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान साहिब से मैं जानना चाहूँगा कि वो इस हसीन दिनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। पीटीवी का मैं मशकूर हूँ कि आज उन्होंने यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। पीटीवी एकेडमी और पीटीवी दोनों एक ही हैं, लेकिन एकेडमी का ये सब्ज़ाज़ार जिसमें इमरान सिद्दीकी साहब जो इस वक्त जनरल मैनेजर हैं और ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि इस दफ़ा हम इंशाअल्लाह पूरा महीना रमज़ान शरीफ का, जो पीटीवी की एकेडमी के गिरदनवा में कच्ची आबादी है, यहाँ वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मज़दूर और ऐसा तबका है कि जिसके लिए आज की इस महंगाई के दौर में इफ्तारी का बंदोबस्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जो गिरदनवा के कच्ची आबादियों के अंदर लोग रहते हैं उनको इस पीटीवी की एकेडमी की सब्ज़ाज़ार में बुलाएं और एक अच्छे अंदाज से वो भी महसूस करें डिग्निटी, और हम लोग भी उनके साथ बैठकर इफ्तार करें ताकि उन्हें भी महसूस हो और हमें भी ये एहसास हो कि गुर्बत क्या चीज़ है और ये इफ्तार जो है वो कितनी अहम चीज़ है जो हम उनके साथ मिलकर करते हैं। ये इफ्तार डिनर
पीटीवी एकेडमी के किचन में माहिर शेफ तैयार करते हैं, जिसमें अनवाओ अक़साम के खाने पेश किए जाते हैं। हमने ये जो अल्लाह के फजल करम से ये सिलसिला शुरू किया है, ये पूरा महीना जारी रहेगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि तमाम लोग आप समेत मैं खुद इनके साथ मिलकर बैठकर अफ्तारी करता हूँ, ताकि जो इनका एक एहसास महरूमी है वो भी ख़त्म हो और इनको इज़्ज़त व तकरीम के साथ वो जो चीज़ हम घर में खाते हैं, जो हम अपने बच्चों के साथ खाते हैं अफ्तारी में, वो हम इनके साथ मिलकर एक अच्छा अफ्तार करें। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेचारे जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, ये इतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक अफ्तारी को अपने घर में कर सके, इनकी तनख्वाही इतनी कम है। तो ये एक सिलसिला है जो अल्लाह के फजल करम से जो इस महीने के एंड तक पूरे 30 रोज़े हों या 29 हों, पूरा रमज़ान शरीफ चलेगा। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से अफ्तारी का ये जो एहतमाम किया गया, इस पर आप रिपोर्ट देख रहे थे। नाजरीन, स्टूडियोज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बढ़ेंगे पापा सैलिस के किचन की जानिब और जानेंगे अरीज से कि अच्छा वर्चुअली बढ़ेंगे कि बर्गर्स बन गए हैं या नहीं। जी बिल्कुल, बर्गर्स तैयार हो गए और आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। मैं जल्दी से एक क्विक सा रिकैप दे देती हूँ। बर्गर्स की बेस हमने तैयार की है मस्टर्ड और मेयोनीज सॉस के साथ ही साथ हमने उसमें आइसबर्ग शामिल की है, बीफ पैटी हमने शामिल की है, चीज़ स्लाइस हमने शामिल किया है, मशरूम सॉस उसके अंदर गया है और फिर आखिर में हमने उसके साथ वैरायटी ऑफ सॉसेस भी रखे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, एक तो मेयोनीज सॉस है और साथ में चिली सॉस है और वेजेस विद मेयोनीज है। मैं ट्रिक्स दे देती हूँ। जो कैरामलाइज्ड अनियन हमने बर्गर्स के अंदर शामिल किए हैं, उसमें सबसे पहले आपने ऑयल में जब अनियंस को फ्राई करना है तो एक तो लो फ्लेम रखना है, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल फ्राई करना है। तो ऐसा ना हो कि अगर आप उसका थोड़ा सा भी फ्लेम ज़्यादा करते हैं तो वो जल जाएगा। और आखिर में आपने बिल्कुल उसके अंदर शुगर ऐड करनी है, साथ शुगर के आपने विनेगर भी उसमें ऐड करना है। अच्छा, एक शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है कि जो बर्गर्स तैयार होते हैं घरों में, अक्सर अगर वो चिकन का बर्गर पैटी हमने तैयार की है या बीफ की पैटी तैयार की है तो वो अक्सर ड्राई सी हो जाती है, उस तरह से जूसी नहीं रहती है। तो उसकी ट्रिक ये है कि आपने उसको मीडियम वेल रखना है, बिल्कुल वेल डन नहीं करना है। अगर आप उसको 100% कुक कर देंगे तो उसके जितने भी सारे जूसेस हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और बहुत खुश्क सी जो पैटी है वो रह जाएगी। तीसरी ट्रिक हमें शेफ़ नोमान दे रहे हैं आज पापा सैलिस के किचन में कि जो पैटीज़ हम अक्सर तैयार करते हैं वो टूट जाती हैं, तो इनको टूटने से कैसे बचाएं शेफ़ नोमान? इसमें तो एक तो क्वालिटी ऑफ मीट और दूसरा जो क्वांटिटी ऑफ फैट, क्योंकि वो 50 to 20% उसमें फ़ैट हो तो वो कभी नहीं टूटेगी। ठीक है। बाकी आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, चीज़ वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है जी। और फिर इसको हम सर्व करेंगे फ्राइज़ के साथ और वैरायटी ऑफ सॉसेस के साथ। अफ्तार पे रखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच अरीज आपका। इन्होंने नुमान को एक ट्रिकी इंसान बना दिया, उन्होंने 3 ट्रिक्स बता दी। इतनी सारी ट्रिक्स जो है ना, करना वैसे भी अच्छी बात नहीं लगी। और अफ्तार से पहले दो देखिए, इसार और भाईचारे का सबक देता है हमारा माहिर सयाम। हम आधा बर्गर खाएंगे, चारों मेहमान दूसरे के साथ शेयर करके खाएंगे। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें जी। बिल्कुल ब्रेक लेनी है, दुआ है हमारे पास, उसके बाद हम वापस आते हैं, आप फिर अपने मेहमान से बात करें। रमज़ान पाकिस्तान के खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ राफ़िया और मेरे साथ हैं फ़ारूक हसन। जी बहुत शुक्रिया राफ़िया। डॉक्टर शाज़ली से हमने इतनी बातें ज़बरदस्त किस्म की की, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो मेन इनकी स्पेशलिटी है, ये तो चेस्ट स्पेशलिस्ट उस पे और पल्मोनोलॉजी, उस पर तो हमने बात ही नहीं की। डॉक्टर साहब, रमज़ान में कोई ऐसी खुराक है जो आप अफ्तारी या सहरी पे इस्तेमाल करते हैं खाने, जिससे आपके फेफड़ों पे असरअंदाज हो और उससे आपकी ये डिज़ीज़ या इस तरह का होने का ज़्यादा असर हो, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो? कुछ बता सकते हैं? उसमें तो आप बैलेंस डाइट ही ले सकते हैं। ठीक है। और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना है? देखिए, वो तो हमें जिससे परहेज़ करना चाहिए हम उसी से परहेज़, मकोड़े हैं, समोसे हैं, जलेबियाँ हैं, हाँ मतलब पराठे हैं, और ये हमें वो जिस चीज़ का हमें करना चाहिए। क्योंकि एक जल्दी से आपको बता देता हूँ, एक स्टडी उन्होंने पब्लिश की थी कि फ्रॉम डॉन टिल डस्क जो रमज़ान के रोज़े रख रहे थे, तो ये
मुसलमानों में उन्होंने की, 2 स्टडीज़ थी, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो लोग फास्ट करते हैं और जो लोग फास्ट नहीं करते उसमें क्या चेंजेस होती हैं। तो विद इन अ मंथ जिन्होंने फास्टिंग की उनकी लिपिड लोअर हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो अफेक्ट था वो उनका ज़्यादा था, इन्फ्लेमेशन कम हो गई। इसके अलावा जो कैंसर प्रोड्यूसिंग जो हमारे सेल्स या होते वो कम हो गए, उनकी जो ब्रेन की एबिलिटी या वो थी वो ज़्यादा बेहतर होगी, उनकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें। तो इसका मतलब है कि जो फास्टिंग है उसको वो कहते थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब नई चीज़ें थ्योरी आ गई, वो इंटरमिटेंट वेरी फास्टिंग क्विकली डॉक्टर साहब, हमने प्रोग्राम क्लोज भी करना है। ठंडे मशरूबात वगैरह पीने से गला पकड़ा जाता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, इससे ज़्यादा मामला ख़राब हो सकता है सांस के मरीजों के लिए। जी, ठंडी और खट्टी चीज़ जो भी आपके गले को ख़राब करेगी वो फिर सांस, क्योंकि नाली तो एक ही है ना, नाक से मुंह से होके नाली जाती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जब आप गले को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हर किस्म की बीमारी, उनके हमारे जरासीम होते हैं बेसिकली हल्क में, गले में, तो वही फिर अटैक कर देते हैं, अंदर बैठे होते हैं। तो ठंडे मशरूबात, खट्टी चीज़ें, ये इससे अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर मुख्तार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाज़वी आपका भी अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास कम होता है क्योंकि अफ्तारी पे हम सब ने जाना है, इकट्ठे अफ्तारी करनी है। तो आई होप ख़वातीन हज़रात आपने हमारी आज की ट्रांसमिशन एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह ताला मेरे से और राफिया से आपकी कल मुलाकात होगी इसी तरह लाइव ट्रांसमिशन में, अगर ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। Pakistan, Pakistan, Pakistan.